प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप सभी लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर या अन्य स्टैटिक सब्जेक्टों की भी रिवीजन करा देता हूँ। बेसिकली आप इस सीरीज के बारे में अगर आप लगातार इसके दर्शक हैं तो आप जानते हैं कि इस सीरीज के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि आपको धीरे धीरे कंटेम्पररी सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ पूरी करंट अफेयर भी एक साल की तैयार करा दी जाए और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको इलिमिनेशन टेक्निक बता दी जाए। बिकॉज विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ इलिमिनेशन टेक्निक देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप एग्जाम में प्रीलिम्स के क्वेश्चनों को इलिमिनेट कर लें। तो ऐसे में इलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बेसिकली जो मार्केट में बच्चे जो इलिमिनेशन टेक्निक जानते हैं वे इलिमिनेशन टेक्निक का एक बड़ा जो स्कोप है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। और इस सीरीज में हमारी कोशिश यही रही है कि लगातार बच्चे जो कि इस सीरीज में हमारे दर्शक हैं या जो हमें फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि इसके माध्यम से हम आप लोगों को इतना ट्रेंड कर देना चाहते हैं कि आप आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मानगढ़ धाम की यात्रा के दौरान भील आदिवासी समुदाय के गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि दी। मानगढ़ धाम और भीलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रश्न जब आप लोग पढ़ेंगे तो प्रश्न पढ़ते समय प्रश्न में जो की पॉइंट है उसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। स्टेटमेंट जब शुरू वाले रहेंगे उसमें, क्योंकि वहां के की पॉइंट से ही हमारे ऑप्शंस कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं सिर्फ बढ़िया से स्टेटमेंट पढ़ लेने से सही हो जाते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। पहला स्टेटमेंट, मानगढ़ धाम मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर स्थित है। पहले स्टेटमेंट। दूसरा, गोविंद गुरु ने 1913 में ब्रिटिश राज के खिलाफ मानगढ़ धाम में आदिवासियों और वनवासियों की सभा का नेतृत्व किया। ठीक है, गोविंद गुरु है इसके खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ। तीसरा, कलबेलिया भील जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है। चौथा, भिलाला अनुमंडल अपनी पिथौरा पेंटिंग के लिए जाना जाता है। अब कह रहा है ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है। देखिए ये आपको आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, आप इसको मॉडर्न इंडिया में कंसीडर कीजिए, आर्ट एंड कल्चर में कंसीडर कीजिए। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही अधिक संभावित है क्योंकि यूपीएससी अब ऐसे ट्राइबल इलाकों में जो हमारे गुमनाम नायक रहे हैं उनको खोज करके अब उन पर प्रश्न बनाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में जो भी हमारे जनजातीय नायक रहे हैं उनको जानना भी आवश्यक है और वहां से प्रश्न बनने की संभावना भी बहुत अधिक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे ही हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहले स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ हमें एक नाम मिलता है मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा। अब क्या मानगढ़ धाम मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है या फिर कहीं और है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा क्या है? यह एक निश्चित तथ्य हो गया। इसने एक स्थान को निश्चितता दे दी, कह दिया कि यहीं पर अवस्थित है। लेकिन जैसे ही किसी स्थान को आप निश्चित कर देते हैं, निश्चितता देते हैं, तो उसके साथ ही उसके गलत होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा हो सकता है मध्य प्रदेश और गुजरात, हो सकता है राजस्थान और गुजरात की सीमा। तो ऐसे कोई भी, चूंकि हम सभी जानते हैं कि भील जनजाति का जो बसाव स्थल है वो बेसिकली पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो रीजन है इसी क्षेत्र में रहा है। तो पहले बात तो कि आप लोगों को भील जनजातीय समुदाय के बारे में पढ़ लेना है और भील के बारे में बहुत बढ़िया से जान लेना है। भीलों के बारे में दो कारण है। पहला तो कि भील समाज भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समाज है। तो अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो यहां से इंडिपेंडेंटली भीलों के ऊपर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ये सोसाइटी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन
भील समाज के जो नायक है अगर उनसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो कल्चर का पार्ट हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा, अगर हम पहले स्टेटमेंट को मान लेते हैं कि यह गलत है, तो जैसे ही हमने पहले स्टेटमेंट को गलत मारा हमारा आंसर निकल गया केवल 2 और 4। इसका मतलब है कि गोविंद गुरु ये कोई जनजातीय समाज के नायक रहे थे और इन्होंने 1913 में, बेसिकली ये 1913 की जो घटना है, 1913 की घटना बहुत बड़ी घटना मानी जाती है भारतीय इतिहास में। 1913 में भारत के जनजातीय इतिहास में यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने, हम सभी जानते हैं कि 1919 में जालियांवाला बाग कांड हुआ था। जालियांवाला बाग कांड जितना महत्वपूर्ण था, जितना भयानक था, उतनी ही भयानक कांड, उतना ही भयानक कुकृत्य अंग्रेजों ने 1913 में किया। और यह स्थान कौन सा था? मानगढ़। यह मानगढ़ में अंग्रेजों ने भील जनजातियों को घेर करके, हमारे भील भाई बहनों को घेर करके और उन पर गोलीबारी करवाई। बहुत बड़ी संख्या में भील भाई हमारे शहीद हुए थे देश के लिए। और उस नेतृत्व, उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोविंद गुरु। तो हमारे भील भाइयों की जो ब्रिटिश राज के खिलाफ, जो हमारे जनजातीय नेतृत्व, जनजातीय लीडर है, जनजातीय भाई है, उनका जो अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व है या जो उनका अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रयास है, वो आज भी हमारे मेन टर्म हिस्ट्री में बहुत ही कम विस्तृत है, बहुत ही कम चर्चित है। ऐसे में यूपीएससी लेकिन अब यह चाहती है, यह वर्तमान सरकार भी चाहती है कि जो हमारे गुमनाम नायक है वे अब मेन स्ट्रीम से जुड़े। यूपीएससी भी वही खोज रही है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमें भी हमारे जो जनजातीय भाई बहन है उनके जो नायक है, तो ये उनके सिर्फ नायक नहीं है, गोविंद गुरु हमारे नायक है, ये हमारे भारत के नायक है। तो इन भारत के नायकों के बारे में जानना आपको जरूरी है। ठीक है, तो ये गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1913 में एक आंदोलन चल रहा था। यह शांतिपूर्ण आंदोलन ही था। इसमें सिर्फ बातचीत हो रही थी और अंग्रेजों के बारे में सभाएं हो रही थी और अंग्रेजों ने गोलीबारी कर। इतने अंग्रेजों के कुकृत्य रहे हैं भारतीय समाज में कि हम अगर उनके कुकृत्यों को, उन नायकों को खोजें जिन्होंने अंग्रेजी कुकृत्य का सामना किया है, तो हमारे पास बहुत सारे नायक हमारे देश के उभरते हैं, लेकिन हम अभी भी 10-15 नायकों से आगे नहीं बढ़ पाते। अब दौर आ गया है कि हम अपने गुमनाम नायकों को ढूंढें, तो यूपीएससी भी ढूंढ रही है, तो हमें भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये देख लीजिए, मानगढ़ धाम ये आदिवासियों के नरसंहार के लिए जाना जाता है और ये जालियांवाला बाग से 6 साल पहले 1913 में हुआ था। ठीक है, और इसे कभी कभी आदिवासी जालियांवाला भी कहा जाता है। जनजातीय जालियांवाला या आदिवासी जालियांवाला घटना इसे कहा जाता है। मैं इन नायकों के प्रति अब अपनी श्रद्धा ही समर्पित कर सकते हैं, लेकिन इनको अपने दिलों में सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह घटना बेसिकली 17 नवंबर 1913 को होती है कि जब राजस्थान गुजरात की सीमा पर, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर मानगढ़ की पहाड़ियों में सैकड़ों भील जनजातियों को अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक हमारे भील भाइयों को मार दिया। यह गुजरात राजस्थान सीमा पर अवस्थित है और यह भारत की एक बड़ी जनजातीय वाला क्षेत्र भी है। तो ये जो समाज सुधारक थे गोविंद गुरु, ये भील समाज के कोई ऐसे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी नहीं थे, ये अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक लेकर के हमला नहीं कर रहे थे। ये समाज सुधारक थे जो समाज में सुधार के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन को संचालित कर रहे थे। लेकिन उस पर भी अंग्रेजों ने अचानक से ही इनके ऊपर बंदूक गोले से हमला कर दिया। अब जो भीलों की, एक भील समाज की जो अनूठी संस्कृति है, और उसी संस्कृति में पिथौरा पेंटिंग है। पिथौरागढ़ पेंटिंग बेसिकली भील समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पेंटिंग है। तो ये आपको जानना है कि जो पिथौरा पेंटिंग है वह किस समाज से आती है, तो वह हमारे भील समाज से आती है। ठीक है, साथ ही घूमर, आज आप लोग खूब गुजरात में घूमर, नवरात्र में भी डांडिया होती है, घूमर होता है। तो ऐसे जो लोक नृत्य होते हैं यह भी भील समाज का ही प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात भील समाज ने ही ये एक कल्चरल
नृत्य संगीत का गान हमें दिया है। बेसिकली घूमर जो है, ये घूमर भील समाज का तो है, और इस घूमर में स्त्रीत्व की, जो नारीत्व है, जो स्त्रीत्व है, उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाता है। तो देखिए, इन्होंने पिथौरा पेंटिंग दिया, इन्होंने घूमर दिया। हमारा जनजातीय समाज, हमारा जनजातीय वर्ग, हमारा जनजातीय भाई समाज कितना समृद्ध था अपने कला और संस्कृति को लेकर। समझना चाहिए हमें हमारे जनजातीय नायकों को ढूंढना चाहिए, जनजातीय कल्चर को जानना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इनको देखा कि जनजातीय समाज में मानगढ़ कहां है, मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात की सीमा पर। हम सभी जानते हैं कि जो भील जनजाति है वो बेसिकली महाराष्ट्र पश्चिमी घाट के तट के सहारे ही बसी हुई है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में इनका बहुत अधिक बसाव है, और थोड़ा कुछ बसाव मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी है। ठीक है, तो यहां से आप आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते थे अगर थोड़ी सी दिमाग को थोड़ा सा अप्लाई करते। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक हो गई है। प्रश्न बनने की संभावना इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहां की यात्रा करके इनको श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली ज्योग्राफी और मैपिंग का क्वेश्चन है। जब हम लोग मैपिंग कर रहे थे इस सीरीज में, बहुत पहले हम लोगों ने मैपिंग को, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को समाप्त किया है। आप लोग पीछे जाकर के इस सीरीज को लगातार देख सकते हैं। तो उस समय भी हमने ऐसे प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज फिर से हमने प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये बेसिकली लद्दाख क्षेत्र की मैपिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कौन सी झील लद्दाख में स्थित है। पहला है तसोकार, पंगोंगसो, तसोगमो और तसो मोरिरी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में बताना है, और अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही आपकी तैयारी को भी गति मिलेगा। तो क्योंकि ये तो बिल्कुल हमारी भी इच्छा होती ही है कि हम जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपके लिए, आप उस कंट्रीब्यूशन से कितने सेटिस्फाई हैं, ये हमें जानने में बड़ा अनुभूति होती है, अगर अच्छा अनुभूति होती है अगर आप लोग कमेंट करते हैं। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं आप उसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बेसिकली आप ही लोगों को बताना है। ठीक है, और आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ओस्लो समझौता। देखिए, बहुत अधिक चर्चा में रहने वाला ये समझौता है, ओस्लो समझौता, और निम्नलिखित में से किन दो देशों से संबंधित है। ओस्लो आप सभी जानते हैं नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो ओस्लो समझौता, अब ये वन लाइनर क्वेश्चन है। एक सलाह है कि अगर वन लाइनर क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो आपको मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि अगर वो निश्चित रूप से आपको आता है तो उसका आंसर करें, लेकिन अगर निश्चित रूप से नहीं आता है तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। अगर आपने 75 प्लस अटेम्प्ट कर लिया है तो फिर वन लाइनर क्वेश्चन को स्किप ही कर देना चाहिए। अगर उससे कम अटेम्प्ट किया है तो वन लाइनर क्वेश्चन, लेकिन यहां गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन में बड़े ही सोच के साथ, बड़े ही तार्किकता और नॉलेज के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करनी। चलिए आइए इसको जानते हैं क्या है। तो पहला है कि ओस्लो समझौता में से किन दो देशों से संबंधित है। चीन और ताइवान, रूस और यूक्रेन, इजराइल और फिलिस्तीन, और यूएसए और अफगानिस्तान। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा रूस और यूक्रेन। क्यों? क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो आप लोगों को लग सकता है कि हाँ, चूंकि यही से कंटेम्पररी क्वेश्चन ये बना होगा। ये ऐसी गलती मत करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, वन लाइनर में ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। वन लाइनर अगर निश्चित आता है तो आपको इसका आंसर करना है। बेसिकली जो यूरोप के देश थे, यूरोप के देशों ने एक क्या पॉलिटिक्स करके, एक प्लानिंग करके इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शांति स्थापित करने के लिए ओस्लो में एक बैठक की, और इसे इजराइल और फिलिस्तीन का मुक्ति संगठन, ताकि वो दोनों आपस में बैठ करके इजराइल और फिलिस्तीन बात कर सके और युद्ध का जो माहौल चल रहा है, अरब इजराइल युद्ध, उसका समाधान ढूंढा जा सके। तो ये यूरोपीय देशों के द्वारा प्रेरित एक समझौता था
जो कि अरब इजराइल शांति से जुड़ा हुआ था। हालांकि यह समझौता बहुत अधिक प्रभावी नहीं रह सका और इस समझौता के लागू होने के बावजूद अरब और इजराइल में युद्ध चलता रहा। तो लेकिन यह जानना जरूरी है कि इस समझौते का उद्देश्य क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन यहां पर शांति स्थापित कर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसिकली ये कंटेम्पररी ज्योग्राफी से, फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर फिजिकल ज्योग्राफी आता है, एक बात और समझ लीजिएगा, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चनों को सही करते समय और फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को सही करते समय यहां पर अगर आप इलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट में एलिमिनेशन खूब बढ़िया काम करता है, लेकिन अगर यहां पर भी आप सोचेंगे कि सिर्फ एलिमिनेशन से ही आंसर निकालेंगे तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यहां पर आपको अपने नॉलेज पर अधिक भरोसा करना होगा और यहां पर आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज करना ही होगा हर हाल में। और फिर जो ज्योग्राफी है इसका एरिया बहुत ही, यूपीएससी ने बड़ा अच्छा इसको सिंक्रोनाइज कर दिया है। अगर आप 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी बढ़िया से कर लेते हैं और मैपिंग तैयार कर लेते हैं तो आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है, तो एनसीईआरटी पर भरोसा करके ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को किया जा सकता है। ये देखते हैं, प्रश्न है, भारत में वर्षा वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसके अधिकांश भाग, मैसूर, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग वृष्टिहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इनका अधिकांश भाग, और मैसूर का मतलब कर्नाटक का दक्षिणी हिस्सा, और महाराष्ट्र का पूर्वी भाग वृष्टिहीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहां पर बहुत कम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा होती है, नगण्य वर्षा होती है। अगर आपने भारतीय मानसून प्रणाली को पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, महासागरों की अपेक्षा स्थलीय भागों के ऊपर अधिक वर्षा होती है। स्थलीय भागों के ऊपर अधिक वर्षा होती है। थर्ड स्टेटमेंट, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। ये तीन स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि ऊपर दिए गए में से कौन सा सही नहीं है। अब ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि एक हैबिट डेवलप कर लेनी है कि स्टेटमेंट पढ़ते समय जैसे ही सही, गलत, सही नहीं ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत घेर देना है, ताकि जानते हुए बाय मिस्टेक से कोई गलती ना कर बैठे एग्जाम में। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने क्वेश्चन, जिन्हें बढ़िया से आता था ऑप्शन, वो अच्छा सही आंसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और जैसे ही सही देखा बस समझ गए कि यह सही पूछ रहा है और उसके आगे का नहीं पर ध्यान ही नहीं दिया, और फिर वो जानते हुए 2-3 क्वेश्चन गलत करके आए। तो इसीलिए सही नहीं, सही गलत जो भी लिखा उसको जरूर घेर देना है। ठीक है, अब कहता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब आप लोगों ने अगर इंडिया का वर्षा का वितरण देखा है तो पश्चिमी घाट के जो पूर्व का इलाका है, आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर खूब तेज वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढलान है उसके आसपास वर्षा बहुत कम हो जाती है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का अधिकांश भाग, मैसूर, महाराष्ट्र का पूर्वी भाग वृष्टिहीन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये अगर आप लोगों ने पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र को समझा है तो जो तमिलनाडु का जो दक्षिणी भाग छोड़ दिया जाए तो उत्तर का जो अधिकांश भाग होता है वह भी पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। तो इसीलिए यहां पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, महासागरों की अपेक्षा स्थलीय भाग के ऊपर अधिक वर्षा होती है। यह तो एकदम निश्चित रूप से गलत होगा, क्योंकि महासागरों में वर्षा अधिक होती है, महासागरों में जल उठता है और वहां पर बरसता भी अधिक है। तो यह स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि स्थलों में वाष्पीकरण करने के लिए जल का होना जरूरी है। तो स्थल के जलीय क्षेत्र से वाष्पीकरण होता है, फिर स्थलों पर वर्षा होती है। समुद्र में तो वाष्पीकरण करने के लिए जल की पर्याप्तता है, तो वहां पर खूब जल वाष्पीकृत होता है, खूब बरसता है। सेकंड स्टेटमेंट तो गलत है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट, इसमें नहीं है तो ऐसे ही गायब हो गया। इन दिन में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। विषुवत वृत्त और पहला सही हो गया, तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत है, तो पहला आंसर होगा नहीं। इसका मतलब है कि केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है
कि विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? विषुवत रेखा के आसपास होती है। जैसे जैसे एक जनरल ट्रेंड होता है, जनरल ट्रेंड कहता है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, सूरज की किरणों में जो तीव्रता होती है वो घटती चली जाती है। तो घटती चली जाती है तो वाष्पीकरण की मात्रा भी घटने लगती है। वाष्पीकरण घटती है तो फिर बरसात भी कम होती है, क्योंकि संघनन कम होती है। तो इसीलिए एक जनरल ट्रेंड है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में सामान्य कमी आती है। लेकिन वर्षा की यह मात्रा हर जगह के लिए अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि विषुवत रेखा से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पास में है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये विषुवत रेखा से दूर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत अधिक वर्षा होती है। महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यहाँ कम मात्रा में वर्षा होती है। तो ये क्षेत्र विशेष की बात हो गई, यहाँ हिमालय के कारण ऐसा होता है। लेकिन जनरल ट्रेंड कहता है कि विषुवत रेखा से जैसे हम दूर जाते हैं वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, तो लेकिन ये जनरल ट्रेंड है, और यह जनरल ट्रेंड अगर स्पेसिफिक हो जाए तो गलत हो जाता है। जैसे कि वर्षा का अगर आप मैप देखें, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो वर्षा ऐसे होती है और फिर ऐसे टर्न होती है। बीच में फिर वर्षा यहां 60 डिग्री के पास, तो सही कर देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको। वर्षा की मात्रा में कमी आई, फिर 60 डिग्री के पास बढ़ी, फिर ध्रुवों के पास कमी आई। मतलब है कि ये 30 डिग्री के आसपास का रीजन है, 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों, और ये 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों है। अब समझिएगा, 0 डिग्री के पास तो खूब वर्षा होती है, क्योंकि यहां वाष्पीकरण खूब होता है। 30 डिग्री के पास अगर आप लोगों ने वर्ल्ड का मैपिंग पढ़ा, पृथ्वी का फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा है, तो 30 डिग्री के पास हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है, ठंडी हवा। तो जब हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है तो नीचे से वाष्पीकरण नहीं हो पाता। तो यहां पर आप देखेंगे कि जितने विश्व के अधिकांश मरुस्थल हैं, उनमें से अधिकांश मरुस्थल 30 डिग्री के आसपास है, शुष्क मरुस्थल। तो यहां पर वर्षा की मात्रा घट जाती है। लेकिन फिर जैसे ही हम 60 डिग्री के आसपास पहुंचते हैं, 60 डिग्री के पास पहुंचते हैं, वहां पर फिर वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। यहां कैसी वर्षा होती है? 60 डिग्री का मतलब अगर आप यूरोप में जाएं तो ब्रिटिश तुल्य जलवायु पाई जाती है। वहां पर कैसी वर्षा होती है? यहां पर वाताग्रीय वर्षा होती है। ठीक है, और जो 0 डिग्री के पास वर्षा होती है, यहां पर कैसी वर्षा होती है? यहां पर संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, तो इसीलिए वर्षा का एक जो सामान्य ट्रेंड है कि 0 डिग्री से कम होती है, वह सामान्य ट्रेंड है। लेकिन अगर स्पेशल फीचर पर देखें तो यह ट्रेंड पूरा फॉलो नहीं होता है, बल्कि 30 डिग्री की तुलना में 60 डिग्री पर अधिक वर्षा हो। ठीक है, तो यह वर्षा वाला मैप आप बना करके और एग्जाम में मेंस में भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ये देखिए, तो इससे क्या होगा कि विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है, यह स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए प्रश्न है, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है, भारतीय बाइसन के संदर्भ में। अब मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया को छोड़ दिया जाए, फिर बाकी सब में आपको एलिमिनेशन टेक्निक खूब काम करेगा। देखिए, भारतीय बाइसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और एलिमिनेशन टेक्निक क्या है? एलिमिनेशन टेक्निक जो मार्केट में बताया जाता है, बेसिकली वो एलिमिनेशन टेक्निक नहीं। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब है यूपीएससी के ट्रेंड को समझना। हाउ मच यू आर अटेंडिंग द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी इज एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, तो भारतीय बाइसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केवल भारत के लिए स्थानिक है। ठीक है, सेकंड, भारत ने श्रीलंका से 6 भारतीय बाइसन को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। थर्ड, यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। कह रहा है कौन सा सही है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट हमने जैसे ही पढ़ा तो पहला स्टेटमेंट तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहां पर गलत होने की संभावना बहुत अधिक है। 2 कारण, एक तो केवल शब्द आ गया, और दूसरा किसी भी एक क्षेत्र के लिए स्थानिक बना दिया गया, स्पेशल
कर दिया गया कि इसी क्षेत्र के लिए यहीं से जुड़ा हुआ है। तो जैसे यहां तो दो दो हार्डकोर फैक्ट हो गए, एक तो केवल भी और दूसरा कि यह भारत का ही स्थानिक है। जब जब भी यूपीएससी ने जैसे ही बार बार पूछे हैं, यूपीएससी ने चीड़ के पेड़ के लिए पूछा था कि वो स्थानिक कहाँ है, ताड़ के पेड़ के लिए, और ऐसा करके उसने उसको गलत कराया था। तो जो भी स्थानिक यूपीएससी पूछेगा, कोई भी क्षेत्र को लेकर के स्थानिक कहेगा तो वो गलत ही कहेगा, चाहे वो किसी के बारे में बात करे। तो यहाँ भारतीय बाइसन के बारे में भी अगर बात कर रहा है और वो स्थानिक कह रहा है कि सिर्फ भारत का स्थानिक है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक बात समझिए कि भारत, आप लोग अगर जानते होंगे भारतीय बाइसन क्या है, तो बाइसन एक प्रजाति है जो कि भारतीय भैंसे, जो भैंसा की एक प्रजाति होती है, उसमें सबसे बड़ा भैंसे की जो प्रजाति होती है उसे बाइसन कहा है। आप लोगों ने अक्सर उसको चिड़ियाघरों में देखा होगा। हालांकि असम में खूब पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं असम के जो जंगल है। इवन भारत के मेनलैंड भारत में भी बहुत अधिक संख्या में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में बहुत पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं भारतीय बाइसन। तो अब पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि भारत ने श्रीलंका से 6 भारतीय बाइसन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। अरे भाई, भारत में ऑलरेडी बहुत अधिक है। पहला स्टेटमेंट तो ऑलरेडी कह रहा है कि भारत के लिए स्थानिक है, तो अगर सिर्फ भारत के लिए स्थानिक नहीं है तो भी भारत में तो है, तो भारत में जब है तो भारत श्रीलंका से क्यों अनुरोध करेगा, नहीं करेगा ना। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो जब पहला और दूसरा दोनों गलत हो रहे हैं, कौन सा क्या हो जाएगा, केवल 3। केवल 3 क्या कह रहा है कि यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। आप सभी जानते हैं कि इस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में टोटल 6 अनुसूची है, और उन 6 अनुसूची में से अनुसूची 1 और अनुसूची 2, इन दोनों में जिन भी जीवों को शामिल किया जाता है उन्हें बहुत अधिक संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर उनका शिकार करते हुए आपको पकड़ा गया तो आपके लिए बहुत कठोर सजा का प्रावधान है। तो भारतीय भैंसे को, बल्कि बाइसन को, इसको हमारे इस अधिनियम में अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। मतलब कि इसका शिकार करने के बाद आपको सबसे अधिक कठोर पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने समझ लिया है। यह भारत का स्थानिक नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक है। भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक है। और जिसे अगर आप समझते हैं कि भारत ने श्रीलंका से, तो ये श्रीलंका ने बेसिकली भारत से अनुरोध किया था कि चूंकि उनके यहाँ जो गौर है, उसे गौर भी कहा जाता है या इंडियन बाइसन कहा जाता है, तो ये विलुप्त हो गए हैं। तो इसलिए श्रीलंका ने भारत से अनुरोध किया है कि हमें आप 6 इंडियन बाइसन दे दीजिए ताकि हम पुनः अपने यहाँ जंगली बाइसन को रीइंट्रोड्यूस कर सके। जिस प्रकार भारत ने चीता को इंट्रोड्यूस किया है, उसी प्रकार श्रीलंका चाहता है कि वह फिर से अपने यहाँ इंडियन बाइसन को रीइंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो जानकारी आपको मिल गई। आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता था, किया जा सकता था, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक क्वेश्चन है। आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स का भी पूछा जाता है। 2022 और 2021 हमने कर लिया है, तो 2020 अभी चल रहा है। इस एक क्वेश्चन के माध्यम से डेली हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कैसे आसानी से इलिमिनेट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि उनको इलिमिनेट करने के लिए नॉलेज कितना चाहिए और कितना टेक्निक चाहिए, वो तो एग्जैक्टली हमें यूपीएससी का क्वेश्चन ही बताएगा। तो आइए उसको जानते हैं कि कैसे इलिमिनेट किया जा सकता है। देखिए, पहला स्टेटमेंट कि कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक साख प्रदान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देती है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड देखिए, डीसीसीबी, इसका मतलब वही है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, इसका एक सबसे प्रमुख कार्य जिला कोऑपरेटिव, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का सबसे प्रमुख कार्य क्या है कि प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध करा। ठीक है, एक सबसे प्रमुख। अब देखिएगा कैसे इलिमिनेशन भी समझिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन को इलिमिनेट कैसे किया जाता है, क्वेश्चन तैयार करते समय माइंडसेट को कैसे समझना। यहां देखिए, पहला स्टेटमेंट जैसे ही आपने पढ़ा, मुझे नहीं पता कि आपको फैक्ट पता है कि नहीं पता,
आप ये मान के चलिए कि आपको इफेक्ट नहीं पता है कि कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक ऋण कौन देता है, बिल्कुल आपको नहीं पता, फिर कैसे सही करेंगे? तो यहां क्या लिखा है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सबसे अधिक, किससे अधिक? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, मतलब जो हमारे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, उनसे, और जो ट्रेडिशनल बैंक है उनसे भी, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल, रीजनल रूरल बैंकों से भी अधिक ऋण देता है। तो ये क्या हो गया? यह एक हार्डकोर फैक्ट हो गया कि मैं ही तुम दोनों से अधिक हूं। जैसे ही हार्डकोर फैक्ट हुआ, उसके गलत होने की संभावना भी, अब मैं नहीं कहता कि आपको इसकी जानकारी है कि नहीं है, लेकिन ये हार्डकोर फैक्ट हो गया, ये तो आपको पता चला ना। अधिक हो सकता है इनसे कम होगा, लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट हार्ड होने लगे, अधिक, बहुत अधिक, सबसे अधिक, ऐसे स्टेटमेंट होने लगे, उतना ही गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, एक सबसे प्रमुख, मतलब सब एकमात्र नहीं, उसका कार्य है कि वह कुछ प्रमुख कार्य है, सबसे प्रमुख कार्य है, 4-5 कार्य है, उनमें से एक यह भी है। तो यहां क्या है? यहां ऑप्शंस हैं, ये जनरल स्टेटमेंट है, ये हार्डकोर स्टेटमेंट नहीं है। सिर्फ एक नहीं, कुछ एक प्रमुख में से एक। तो ये क्या हो गया? एक सबसे प्रमुख कार्य, एक सबसे प्रमुख कार्य, एकमात्र सबसे प्रमुख कार्य नहीं कह रहा है, एक सबसे प्रमुख कार्य, मतलब और भी कार्य है, एक ये भी कार्य है। कार्य क्या है? कि प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण उपलब्ध कराना है, निधि उपलब्ध कराना। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? यह आसान और जनरल स्टेटमेंट हो गया। आपको पकड़ना है, ट्रेंड पकड़ना है। जहां भी स्टेटमेंट हार्ड होने लगे, उसके गलत होने की संभावना अधिक हो जाती है। जहां स्टेटमेंट जनरल होने लगे, उसके सही होने की संभावना अधिक हो जाती है। और उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर क्या है? केवल बी, यही सही आंसर है। तो आपको ये मैंने बता दिया कि आपको पकड़ना कैसे, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था। आप अगर इसको सही करने एग्जाम हॉल में जाते और बिना एलिमिनेशन टेक्निक के जाते, तो हो सकता है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए पर्याप्त नॉलेज नहीं रखते और आप इसको छोड़ के आ जाते या फिर गलत करके आ जाते। लेकिन आज के बाद जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा, आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये आप सभी जानते हैं कि लास्ट के 2 क्वेश्चन अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, इस संगठन ने पृथ्वी के पारिस्थितिकी ऋण को बहाल करने के लिए हमारे प्राकृतिक उपभोग प्रवृत्तियों को बदलने के लिए 5 तरीके सूचीबद्ध किए। अब एक कोई संस्था है जो कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क जारी करती है, और उस ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क में बताया गया है कि हमें अपने प्राकृतिक उपभोग प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के अधिक अवशोषणकारी हो गए हैं। तो ऐसे में इस नेटवर्क ने हमें 5 तरीके बताए हैं कि आपको ये 5 तरीके फॉलो करें हैं, ताकि आप पृथ्वी को सस्टेनेबल बना सके, यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र को सस्टेनेबल कर सके। तो 5 तरीके कौन कौन से हैं? तो ये बताया है कि ग्रह की जैव विविधता का ध्यान रखें और प्रकृति को फलने फूलने दें, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, शहरों को अस्थायी रूप से डिजाइन और प्रबंधित करें, मतलब शहरों को सही तरीके से डिजाइन करें और सही तरीके से प्रबंधित करें। थर्ड स्टेटमेंट, हमारे ऊर्जा संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग, जनसंख्या नियंत्रण, सुने कि हम खुद को कैसे खिलाते हैं। अब ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है? अब आपको इन 5 स्टेटमेंट को सोचना है कि क्या पर्यावरण के लिए ये 5 प्रमुख स्टेटमेंट हो सकते हैं? इनमें से कोई निगेटिव है? नहीं है। महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई ऐसा है जिसको नहीं करेंगे तो पारिस्थितिकी को समस्या हो सकती है? तो इसका मतलब कि ऐसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ एवं, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसीलिए आपको तो चिंता करनी ही नहीं है। जैसे ही ऐसे प्रश्न आ जाएं कि इनमें से कौन से प्रकृति के लिए अच्छे हैं, तो जैसे ही 4 या 5 स्टेटमेंट होते हैं, इन 4 या 5, 2 स्टेटमेंट हो या 3 स्टेटमेंट हो, तो वहां पर तो आपको आसानी से एलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर 5 या 6 स्टेटमेंट हो, तो आप लोग को एक ट्रिक बताता हूं कि उन 5 और 6 स्टेटमेंट में से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं यहां पर कि उनमें एक में 3 होगा और दूसरे में 3, मतलब 3-3 ऑप्शन होंगे। 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें कि एक में 5 होगा, एक में 6 होगा। तो जो 5 वाला होने वाला स्टेटमेंट होता है या 6 वाला होता है, यही अधिक संभावित सही होता है। ठीक है, ऐसा यूपीएससी को मैंने बार बार रियलाइज करके देख लिया है, बार बार एनालिसिस करके देख लिया है। तो यहां पर भी 5 के 5 स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये 5 हमारे
प्राकृतिक उपभोग की प्रवृत्तियों को बदलने के लिए अनुकूलित करते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क ये है क्या? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, इसका मतलब है कि आपका पूरे ह्यूमन मानव जाति को सरवाइव करने के लिए, जो मानव उपभोग करता है, उस उपभोग को करने के लिए हमें कितने पृथ्वी की आवश्यकता है। अर्थात पृथ्वी एक वर्ष में जितना संसाधन का उत्पादन करती है, हम क्या उतना संसाधन एक वर्ष में खत्म करते हैं, या उससे जल्दी खत्म करते हैं, या उससे लेट खत्म करते हैं। इसका मतलब है कि क्या हम पृथ्वी के साथ सस्टेनेबल हैं। इसी को कहते हैं फुटप्रिंट नेटवर्क, पारिस्थितिकी पदचिन्ह। तो ये एक संस्था है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, वो हर साल पारिस्थितिकी पदचिन्ह पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और उसमें बताया गया है कि जो वर्तमान में विकसित देश हैं, वो जो अपने जीवन शैली अपना रहे हैं, वह जीवन शैली बहुत ही अस्थिर है। और अगर विकसित देश की तरह सभी देश ऐसे हैं विकसित देश की जीवन शैली अपनाने, तो हम पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण संसाधन को तो खत्म ही कर देंगे। हमें वर्तमान में अपने साल के खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी? 5 पृथ्वी की आवश्यकता होगी। मतलब एक पृथ्वी से हमारा काम नहीं चलेगा। जैसा कि विकसित देश जीवन जी रहे हैं, उनके घरों में 24 घंटा लाइट बल्ब ये सब इतना मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। जो खाना खाते हैं उसको ऐसे ही फेंक देना, चलते समय कंक्रीट के ही सब कुछ बना देना, मतलब कि प्रकृति के साथ वो सस्टेनेबल जीवन नहीं जीते हैं। जबकि जो भारतीय जीवन शैली है वो टिकाऊ है, सस्टेनेबल है, और हमारे लिए एक ही पृथ्वी पर्याप्त है। ठीक है, एक लेखक है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क कहता है कि अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे कहता है कि पृथ्वी ने एक साल में जितना आपको दिया, आप उस संपूर्ण को कितने साल में कितने दिनों के अंदर उसको समाप्त कर रहे हैं। तो यहां देखिए अर्थ ओवरशूट डे कब आ रहा है? 29 जुलाई। इसका मतलब है कि पृथ्वी जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जितना उत्पादित करती है, उतना हम सिर्फ 29 जुलाई तक ही, इसका मतलब है कि 6 महीने में ही वो हम पूरा खा जा रहे हैं, उसको उपभोग कर जा रहे हैं। मतलब कि पृथ्वी का 2 बार पूरा उत्पादन करना पड़ेगा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने। मतलब हमें वर्तमान अगर जीवन शैली को हम अपनाते हैं तो हमें 2 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने। ये कौन बता रहा है? अर्थ ओवरशूट डे। ये कौन जारी करता है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये इसको जारी करता है। और वर्तमान में बताया गया है कि वर्तमान जीवन शैली में हमें 1.7 गुना तेजी से प्रकृति का हम क्षरण करें। इसका मतलब है कि हमें वर्तमान में 1.75 पृथ्वी, 2 पृथ्वी की आवश्यकता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की। कितना गलत जीवन शैली है हमारी। तो हमें अपने जीवन शैली को अगर टिकाऊ बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, तो हमें भारतीय जीवन शैली को अपनाना होगा, ना कि वेस्टर्न जीवन शैली। लेकिन हम लोग आज वेस्टर्न कपड़े, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न म्यूजिक, सब कुछ वेस्टर्न हुए जा रहे हैं। घरों में खूब ऐसे ऐसे लाइट हो। हमारे पहले के घर जो होते थे वहां ऐसे बनाया जाता था कि सनलाइट पर्याप्त है। अब घर ऐसे बनाए जाते हैं कि चारों तरफ से बंद रहे, लाइट खूब बढ़िया से, जो बल्ब जलते हैं वो बहुत अच्छा काम। तो ये सब चीजें जो हम वेस्टर्न चीजों को अपना रहे हैं, ये अंततः एक प्रकृति को सस्टेन नहीं करेंगी, और अंततः हमें कहीं प्रकृति खुद नियंत्रित कर देगी, किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रसार परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु छूट गया है। आप सभी जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना होता है, लेकिन आज मैं इसका आंसर जरूर बता दूंगा, बिकॉज ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यह है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं। सेकंड, यह परमाणु हथियार वाले राज्यों द्वारा निशस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए बहुपक्षीय संधि और एकमात्र स्वैच्छिक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। थर्ड, भारत, पाकिस्तान, इजरायल, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान और अफगानिस्तान, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। अब आप लोग क्या करेंगे? एलिमिनेशन टेक्निक। क्या होता है एलिमिनेशन टेक्निक? कि अगर कोई डिजिट दिखता है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि मैक्सिमम केस में अगर कोई डिजिट दिख जाए
194 देश, 1975, 1296, कुछ भी डिजिट दिख जाए तो इसके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरे में हमें एक दिख रहा है दो फैक्ट, एक मात्र और दूसरा स्वैच्छिक। हो सकता है कि यह परमाणु हथियार को समाप्त करने के लिए एक मात्र संधि नहीं हो, दूसरा कि स्वैच्छिक नहीं हो, बाध्यकारी हो। मतलब कि अगर कोई भी निश्चित तथ्य दे दिया है ऐसे स्टेटमेंट में, निश्चितता आ गई है, तो वहां पर गलत होने की संभावना भी उतनी ही अधिक। ठीक है, तो यहां भी गलत होने की संभावना है। थर्ड स्टेटमेंट, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, मतलब कि यहां पर कुछ देशों के नाम दिए हैं। अगर तो चूंकि देशों के नाम निश्चित होते हैं, फलना फलना फला फला देश, तो यहां पर जैसे ही नाम दे दिए जाते हैं, ये क्या है, ये निश्चित फैक्ट है कि यही देश, तो यहां स्टेटमेंट में निश्चितता आई, कोई नाम दिया गया स्टेटमेंट में, तो वहां पर गलत होने की संभावना भी उतनी ही अधिक हो जाती। हो सकता है कि इसमें से अफगानिस्तान नहीं हो, कह रहे हैं कि इन लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो पहला तो नाम और दूसरा की निगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो निगेटिव स्टेटमेंट भी गलत होता है, और अगर 4-5 नाम हो जाए तो उनमें से कोई ना कोई एक यूपीएससी गलत कराएंगे। तो इसका मतलब है कि चारों में से चारों सही नहीं है, तो कोई सही नहीं है। ठीक है, अब आइए इसको जान लेते हैं। बेसिकली एनपीटी संधि का उद्देश्य क्या है कि परमाणु हथियार और उसके टेक्नोलॉजी को, परमाणु टेक्नोलॉजी को रोकना और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। मतलब परमाणु हथियार दुनिया में नहीं होने चाहिए, इसके लिए संस्था कार्य करती है। ये एक संधि है, संस्था नहीं है। इस संधि पर 1968 में हस्ताक्षर किए गए थे और 1970 से लागू हुई है। वर्तमान में इसमें 191 देश हैं, यह जानना जरूरी नहीं है, भारत इसका सदस्य नहीं है। लेकिन सिर्फ भारत नहीं, बल्कि भारत के साथ साथ इधर देखिएगा कुछ और राज्य भी होंगे। इनमें देख लीजिए भारत के साथ साथ कौन कौन, पाकिस्तान। भाई भारत साइन नहीं करेगा तो पाकिस्तान तो भारत का कॉपी करता है, भारत नहीं करेगा हम कैसे कर दें, पाकिस्तान तो होगा ही। इजराइल, उत्तर कोरिया, बेसिकली उत्तर कोरिया ने पहले किया था, लेकिन 2003 में उत्तर कोरिया इस संधि से बाहर हो गया था। साउथ सुडान, तो टोटल कितने देश हो गए, 5। एक भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इजराइल, उत्तर कोरिया और साउथ सुडान। ये 5 देश हैं जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, बाकी सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, तो उद्देश्य समझ में आ गया। अब यहां पे ये बात समझना है कि यह जो संधि है, यह क्या है, बाध्यकारी प्रतिबद्धता वाली संधि है, बाध्यकारी संधि है। अगर आप इस एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो आपको, आपके पास अगर कोई परमाणु हथियार है तो उसको नष्ट करना, ये इस संधि का प्रोविजन है। बेसिकली जो एनपीटी संधि है, एनपीटी संधि ने दुनिया को 2 भाग में बांट दिया है, हैव और दूसरा है हैव नॉट। मतलब वैसे देश जिन्हें परमाणु हथियार रखने की अनुमति है, परमाणु हथियार की अनुमति है। ठीक है, और यह है कि इन्हें अनुमति नहीं है। तो वर्तमान में इसमें 5 देश हैं जिन्हें कि यह संधि कहती है कि ये 5 देश परमाणु हथियार रख सकते हैं। अब ये परमाणु हथियार रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं भाई, तो ये 5 देश हैं कौन कौन, तो जो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी मेंबर हैं, यूएस, रशिया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, इन 5 देशों को हैव देश कहा जाता है। मतलब इन्हें अधिकार है एनपीटी ट्रीटी के तहत कि ये परमाणु हथियार रख सकते हैं, लेकिन बाकी दुनिया का कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं रख सकता, यह संधि का प्रावधान है। और बेसिकली भारत की चिंता भी इसी बात को लेकर के है। भारत कहता है कि आप दुनिया को 2 भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं, आप पर हम हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन तब कि या तो आप पूरी दुनिया से परमाणु हथियार समाप्त कीजिए या फिर सभी देशों को अधिकार दीजिए। अगर आप यही चाहते हैं कि परमाणु हथियार समाप्त हो जाए तो फिर इन 5 देशों का स्पेशल प्रोविजन क्यों, इनको खत्म कीजिए। एनपीटी संधि में यह प्रोविजन के चलते ही भारत ने इस पर आज तक साइन नहीं किया है, और आगे भी संभावना है कि इस पर अभी तत्काल भारत कुछ साइन वाइन नहीं करने जा रहा है, लेकिन जान लेना जरूरी है। तो आज जो मैंने आपको बताया यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कमेंट में कहा था कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उम्मीद है आप लोग का आंसर रिप्लाई करेंगे। ठीक है।
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।